हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वेद प्रकाश शर्मा जी का नॉवेल भस्मासुर का अगला भाग। आरजू। विकास ने आरजू को बताया, ये गुलफाम अंकल हैं। आरजू भारतीय परंपराओं को समझ चुकी थी। आगे बढ़ी, गुलफाम के नज़दीक पहुंची और जब उसके चरण स्पर्श किए तो गदगद हो उठा गुलफाम। आंखों में खुशी के आंसू छलछलाए। स्वर लर्जा, खुश रहो बहू, जुग जुग जियो। वो क्या कहते हैं, पूतो नहाओ दूधो फलो। ठहाका लगा उठा विकास। बोला, उल्टा हो गया अंकल, दूधो नहाओ पूतो फलो। हाँ हाँ वही, सुधार कर लेना बेटी। आरजू मुस्कुरा कर रह गई। राजनगर का कोई गुंडा ऐसा नहीं आरजू जो गुलफाम अंकल के दरबार में हाजिरी न बजाता हो। जिस होटल के कमरे में इस वक्त हम हैं वही इन्हीं का है। अरे अरे, ये क्या परिचय दे डाला गधे। बहू मुझे भी गुंडा समझेगी। कभी थे, अब नहीं है, सुधर चुके हैं। फिर भी दबदबा इतना है कि सब इन्हें सलाम ठोकने आते हैं। मैं यहाँ ना भी हूँ तो इनकी छत्र छाया में तुम महफूज हो। गुलफाम ने पूछा, कहाँ जाना है तुम्हें? चंद ज़रूरी काम निपटाने। खैर, मैं तुम्हें एक खास खबर देने आया था। कैसी खबर? ठाकुर साहब ने मास्टर को गिरफ्तार कर लिया है। विकास चौंका। क्यों? बहू को किडनैप करने के इल्ज़ाम में। गुलफाम ने आरजू की तरफ इशारा किया। ओह, विकास के मुंह से निकला। मैं इस संबंध में मम्मी को बताया आया था। उनसे बात नाना तक पहुंची होगी और नाना ने, खैर, वे अपनी मर्जी के विरुद्ध ज़्यादा देर उनकी गिरफ्त में नहीं रहेंगे। लेकिन विक्की, मैं यहाँ तुम्हारे कब्जे में कैसे हूँ? आरजू ने पूछा। अरे बहू, ये भी पूछने वाली बात है। मास्टर अगर मास्टर है तो हमारा बेटा भी विकास है। विकास कहते वक्त गुलफाम का सीना चौड़ा हो गया। ठूं ठां की होगी और निकाल लाया उनके कब्जे से। नहीं अंकल, उस सब की ज़रूरत नहीं पड़ी, मुस्कुराते हुए विकास ने कहा। वे बेहोश आरजू को गाड़ी में डालकर चलने ही वाले थे कि मैं पहुंच गया। पूछा कि ये क्या चक्कर है? गुरु बोले, आईएसआई से खतरा है, सुरक्षित जगह ले जा रहे हैं। मैंने कहा ये काम मैं खुद कर लूँगा। आरजू को अपने कब्जे में लिया और यहाँ चला आया। लेकिन इस तरह हम कब तक यहाँ छुपे रहेंगे विक्की? ज़्यादा से ज़्यादा कल तक, विकास ने कहा। मैं जा रहा हूँ, कम से कम राजनगर से तो आईएसआई का सफाया आज कर ही दूंगा। कल से हम अपनी कोठी में रहेंगे। गुलफाम ने हस्तक्षेप किया। यहाँ कोई दिक्कत है? ये बात नहीं अंकल। गुलफाम से कहने के बाद आरजू विकास से बोली, मैं ये कहना चाहती हूँ कि किसी के भी खौफ से यूँ चूहे की तरह छुप कर रहना मेरे लिए शर्मनाक है। मैंने खतरों से टकराना सीखा है। आईएसआई वालों ने अगर माँ का दूध पिया है तो आए और कोशिश करके देखें मुझे कत्ल करने की। ज़मीन लाशों से न पाट दूँ तो कहना। अशरफ आदि मुझे किडनैप करने में सफल हो गए थे केवल इसलिए क्योंकि हमला अचानक हुआ था और करने वाले दोस्त थे। शाबाश शाबाश बहू। गुलफाम क्या उठा। विकास की पत्नी ऐसी ही होनी चाहिए थी। चढ़ाओ मत गुलफाम अंकल, ये तो पहले ही बहुत ज़िद्दी है। कहने के बाद मुस्कुराता हुआ आरजी की तरफ घूमा। बोला, जिसने मुझसे खौफ नहीं खाया मुझे मालूम है वो दुनिया में किसी से नहीं डर सकती। मगर आरजू, तुम इस मामले में टांग नहीं अड़ाओगी। मुझे मालूम है कि राजनगर में कौन कौन आईएसआई के एजेंट हैं। मैं उनसे निपट कर आता हूँ, तब तक तुम यहीं रहोगी। आरजू ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि विकास ने उसके होठों पर अपना हाथ रख दिया। प्यार से उसकी आंखों में झांकता बोला, ये मेरा हुक्म है मैडम। ये लो शर्मा जी। हथकड़ी लगे हाथों से अखबार मेज पर डालते हुए विजय ने कहा, पढ़ो और शर्माओ। इंस्पेक्टर शर्मा के मुंह से निकला, क्या हुआ? लोग साले चूहों से डरकर भाग रहे हैं, विजय ने कहा। शहर के शहर खाली हो गए। कमाल कर रहे हैं मिस्टर विजय। अखबार के हेडिंग पर नज़र डालते इंस्पेक्टर शर्मा ने कहा, अमेरिका में प्लेग फैला है, हज़ारों लोग काल के ग्रास बन गए और आप कह रहे हैं कि लोग चूहों से डरकर भाग रहे हैं। फिर भी यार, चूहों से डरकर भागने में आदमी को शर्म आनी चाहिए। चूहों से नहीं, प्लेग से डरकर भाग रहे हैं लोग, बल्कि प्लेग से भी नहीं। डॉक्टर और वैज्ञानिकों का कहना है कि प्लेग की तो कई दवाएं हैं मार्केट में, लेकिन सब बेअसर हैं। उनसे कुछ नहीं हो रहा। उनके ख्याल से ये कोई प्लेग जैसा ही चूहों के जरिए फैलने वाला भयंकर संक्रामक रोग है जिसकी दवा तक मार्केट में नहीं है। पिछले 4 दिन से अमेरिका में तहलका मचा रखा है इस रोग ने। पहले एक शहर में फैला, देखते देखते दूसरे शहर में, 10 शहर चपेट में आ चुके हैं। लोग कीड़े मकोड़ों की तरह मर रहे हैं। जल्दी दवा ईजाद ना की गई तो विजय ने भवें मटकाई। इंस्पेक्टर शर्मा ने कहा, अखबार में लिखा है दवा ईजाद ना की गई तो रोग पूरे अमेरिका को बल्कि पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले सकता है। विजय ने आश्चर्य व्यक्त किया, ऐसा? हाँ, मगर मगर मिस्टर विजय, उसे घूरते इंस्पेक्टर शर्मा ने कहा, लगता है आप मेरी खिंचाई कर रहे हैं। लाहौल विला कुब्बत, यह वहम तुम्हें कैसे हुआ? पिछले 4 दिन से अखबार रोज इस भयंकर रोग की खबरों से पुते पड़े हैं। रेडियो टीवी पर ही नहीं, हर गली हर मोहल्ले में इसकी चर्चा है। मगर आप ये जता रहे हैं जैसे अभी अभी अखबार पढ़कर इसके बारे में जानो। ये मेरी खिंचाई करने की कोशिश नहीं तो और क्या कहना है? ये कब कहा कि रोग के बारे में हमें अभी अभी पता लगा है? और क्या कहा? ये कहा कि क्या ज़माना आ गया, लोग साले चूहों से डर कर भाग रहे हैं। बात तो एक ही हुई जनाब। इंस्पेक्टर शर्मा का जी चाहा कि अपना माथा पीट ले। रोग चूहों की वजह से फैल रहा है तो लोग चूहों से डर कर भागेंगे कि नहीं?
तुम्हें जस्ती होगी बात, विजय ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। हमें नहीं जस्ती, चूहा साला आखिर चूहा होता है। अरे मगर चूहा, झुंझलाकर इंस्पेक्टर शर्मा कुछ कहना चाहता था कि रुक गया। अचानक उसके दिमाग में ख्याल उभरा कि इस आदमी का मकसद ही उसे बोर करना है, और वह हो रहा है। जबड़े कसकर भींच लिए उसने। पक्का निश्चय कर लिया कि अब विजय की किसी बात का जवाब नहीं देगा। विजय ने उसे ध्यान से देखा, चेहरे पर झुका, बोला, क्या हुआ शर्मा जी, पावर ब्रेक कैसे लग गया अचानक? शर्मा जबड़े पीछे बैठा रहा। तबीयत तो ठीक है ना? विजय ने पुनः पूछा। अमेरिकी चूहों का असर तो नहीं हो गया? शर्मा अब भी चुप। वैसे घबराने की बात नहीं है, अखबार में लिखा है डॉक्टर जेम्स एलन ने कहा है कि एक आध दिन में वह इस रोग की दवा ईजाद कर लेगा। ये हुई कुछ बात? ये क्या हुआ कि चूहों से डरकर भागने लगे? शहर के शहर खाली हो गए। साले डरपोक कायर, हम तो कहते हैं आदमी के बच्चे ही नहीं होंगे, मच्छर की औलाद होंगे। हाँ, मच्छर ही डर सकते हैं चूहों से। शर्मा चुप। तभी एक और पुलिसिया वहां से गुजरा। रुकना रुकना भैया, विजय ने उसे रोका। यस सर। वह रुका और यह सोच कर बोला कि विजय आईजी साहब का बेटा है। देखना भैया, पता नहीं शर्मा जी को क्या हुआ, अभी 1 मिनट पहले तक अच्छे भले बोल चाल रहे थे, अचानक चुप हो गए। दौरा वौरा तो नहीं पड़ता इन्हें? शर्मा जी, पुलिसिया ने शर्मा को झंझोड़ा। शर्मा जी। खामोश। इंस्पेक्टर शर्मा एक झटके से खड़ा होता हुआ उस पर गुर्रा उठा। पुलिसिया हड़बड़ाया। वेरी गुड वेरी गुड। विजय ने बच्चों की तरह खुश होकर ताली बजाई। शर्मा जी बोलने लगे। इंस्पेक्टर शर्मा ने उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरा। पुलिसिए से कहा, तुम जाओ। पुलिसिए की समझ में माजरा नहीं आया, चुपचाप सक लिया वह, जबकि विजय ने हाथ जोड़कर भगवान का शुक्रिया अदा करने वाली मुद्रा में कहा, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आपकी याददाश्त वापस आ गई, पहले की तरह बोलने चलने चलने लगे आप। हाँ, तो क्या बात चल रही थी? यस, वो चूहे से डरने वाली बात। तो हमारा कहना यह है कि जाने विजय क्या क्या कहता चला गया। शर्मा के पास दांत पीसने के अलावा कोई चारा नहीं था। यह शख्स आईजी का बेटा नहीं होता तो बताता कि थाने में इंस्पेक्टर से इस किस्म की बकवास करने का अंजाम क्या होता है। अचानक एक पुलिस वाले ने आकर कहा, सर, आईजी साहब ने अपने ऑफिस में बुला रहे हैं। शर्मा इस तरह खड़ा हुआ जैसे मुसीबत से पीछा छूटा हो। विजय को लिए अपने ऑफिस से निकलकर ठाकुर साहब के ऑफिस में पहुंचा। ठाकुर साहब विजय को इस तरह घूर रहे थे जैसे कच्चा चबा जाने का इरादा रखते हो, जबकि विजय ने चेहरे पर 5 साल के बच्चे जितनी मासूमियत आमंत्रित कर ली। ठाकुर साहब ने उसे अपनी मेज के उस तरफ पड़ी कुर्सियों पर बैठने का इशारा करते हुए कहा, बैठो। विजय धम्म से बैठ गया, ऐसे जैसे किसी ने धकेल कर बैठाया हो। अपनी नज़रें विजय पर टिकाए ठाकुर साहब ने शर्मा से कहा, तुम जाओ। यस सर। कहने के साथ उसने सैल्यूट दिया और जाने के लिए मुड़ना ही चाहता था कि विजय ने कहा, जाते जाते सुनते जाओ, हो सके तो अपने विचारों में तब्दीली लाने की कोशिश करना। जी। शर्मा चीख उठा। ठाकुर साहब ने पूछा, कौन से विचार? अब देखो ना बापूजान। मौका मिलते ही विजय शुरू हो गया। हमारे और शर्मा जी के बीच बहस चल रही थी कि आदमी के बच्चे को चूहे से डरना चाहिए या नहीं। हमने कहा आदमी आदमी है, चूहा चूहा, भला चूहे से क्या डरना। शर्मा जी का कहना था चूहे से डरना चाहिए। अब आप ही फैसला कीजिए। आपकी फोर्स में अगर ऐसे लोग होंगे जो चूहे से डरने के पक्षधर हों तो क्या होगा हिंदुस्तान की पुलिस का? शर्मा, क्या कह रहा है ये? सर वो बात। शर्मा बौखला गया। बात अमेरिका में फैले प्लेग जैसे रोग की चल रही थी। ये कहने लगे, क्या आदमी है साले चूहों से डरकर भाग रहे हैं? मैंने कहा चूहे अगर ऐसी भयंकर संक्रामक बीमारी का सबब बन जाए तो? जाओ। अधूरी बात सुनकर पूरी बात समझ गए ठाकुर साहब ने कहा, तुम जाओ। उसके जाने की कुछ देर तक ठाकुर साहब विजय को घूरते रहे। विजय था कि बगैर पलके झपकाए उनकी तरफ देखता रहा। उन्होंने कहा, शर्मा जैसे छोटी रैंक के आदमी से इस किस्म की बेसिर पैर वाली बहस करते तुम्हें शर्म नहीं आती? अजीब वाह, शर्मा वो है, शर्म उसे आनी चाहिए या हमें? ठाकुर साहब का जी चाहा मेज पर रखा पेपर वेट उठाकर पूरी ताकत से विजय के सिर पर दे मारे, मगर अपनी झुंझलाहट को पीते हुए बोले, खैर अब बताओ, विकास और आरजू कहाँ हैं? फरमा चुके हैं, हमें नहीं मालूम। विजय, ठाकुर साहब का लहजा बर्फ़ की मानिंद सर्द हो उठा। ये कोतवाली है, अच्छों को ये वह उगलना पड़ता है जो वो बताना नहीं चाहते। मानते हैं इस मामले में तो अवार्ड की हकदार है इंडियन पुलिस, मगर हम भी घटे हुए हैं। मतलब जो बात मालूम ही नहीं वह कैसे बताएं? क्यों मिट्टी पलीत करने पर तुले हो अपनी? शर्मा, जिसने तुम्हारी इतनी बकवास सहन की, अगर हमने ये कहकर तुम्हें उसी के हवाले कर दिया कि चाहे जो करना पड़े हमें तुम टूटे हुए चाहिए, तो इतनी ठुकाई करेगा कि छठी का दूध याद आ जाएगा तुम्हें। विजय ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि फ़ोन की घंटी गनगना उठी। हेलो, ठाकुर साहब ने रिसीवर उठाने के साथ कहा। दूसरी तरफ से भर्राई हुई आवाज़ उभरी, ठाकुर। यस सर। ठाकुर हड़बड़ा गए। वे ये नहीं जानते थे कि यह आवाज़ सीक्रेट सर्विस के चीफ की है, मगर गृह मंत्रालय के आदेश थे कि उन्हें बगैर किसी किस्म का कोई सवाल किए इस आवाज़ के हर आदेश का पालन करना है और कभी ये जानने की कोशिश नहीं करनी कि आवाज़ किसकी है। विजय ठाकुर साहब के बोलने के अंदाज से ही समझ गया कि फ़ोन ब्लैक बॉय का है। दूसरी तरफ से पूछा गया, तुमने विजय को गिरफ्तार किया है? यस सर। उसे छोड़ दो। यस सर। दूसरा कोई लफ्ज़ ही उनके मुंह से न निकल सका। विजय से बात कराओ। ओके सर।
कहने के तुरंत बाद उन्होंने रिसीवर इतनी तेजी से विजय की तरफ बढ़ाया जैसे डर हो कि जरा सी देर होते ही नौकरी जा सकती है। रिसीवर लेते हुए विजय ने उनसे भव्य मटकाकर पूछा, कौन है? क्या जवाब देते ठाकुर साहब? विजय ने माउथ पीस पर कहा, अनाथ आश्रम से विजय ठकुराय बोल रहे हैं सर। ब्लैक बॉय की आवाज़ उभरी। विकास आरजू को लेकर गुलफाम के पास गया। इस बात से हैरान ठाकुर साहब आंखों में हैरत लिए विजय की तरफ देख रहे थे कि यह उस शख्स से भी इस भाषा में बात कर सकता है जो सीधा गृह मंत्रालय का प्रतिनिधि है। जबकि विजय ने पूछा, कौन बोल रहे हो? मैं कट गया। कहने के साथ उसने रिसीवर क्रैडल पर पटका और ठाकुर साहब से पूछा, कौन था बापूजान? हमसे क्यों बात करना चाहता था? उसे चकित दृष्टि से घूरते ठाकुर साहब ने पूछा, तुम्हें नहीं मालूम? कैसे मालूम होगा? फ़ोन कट गया। क्या कहते ठाकुर साहब? विजय की तरफ इस तरह देखते हुए बैल बजाई जैसे वह दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य हो। इसकी हथकड़ी खोल दो, ठाकुर साहब ने कहा। शर्मा ने आदेश का पालन किया। हथकड़ी खोलने पर अपनी कलाइयों को रगड़ते विजय ने कहा, थैंक यू बापूजान, तुम जा सकते हो। जी। चौंकने की खूबसूरत एक्टिंग की विजय ने। दहाड़ उठे ठाकुर साहब, जाओ। विजय हड़बड़ा कर खड़ा होता हुआ बोला, आपके मूड में तो क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया। शर्मा, ठाकुर साहब ने कहा, इसे उठाकर कोतवाली से बाहर फेंक दो। ठहरो ठहरो शर्मा जी, हमें खुद ही शर्म आ रही है, फूटते हैं। उस्ताद उस्ताद। भागता हुआ मटरू उसके नज़दीक आया। उसे हाँफता देख गुलफाम ने पूछा, अबे क्या हुआ? क्यों तूफान मेल हुआ जा रहा है? मास्टर आए हैं उस्ताद, मास्टर। मास्टर? मुंह से ये शब्द निकालने के साथ गुलफाम इस तरह उछलकर खड़ा हो गया जैसे पैरों में स्प्रिंग लगे। चेहरा काले पत्थर की तरह सख्त और खुरदरा हो गया उसका। पूछा, कहाँ है? मैंने तो होटल के बाहर गाड़ी से उतरते देखा है उन्हें। वहीं हॉल में रोको उन्हें, मैं आता हूँ। मटरू जिस तरह भागता आया था उसी तरह वापस लौटा। गुलफाम कमरे के कोने में रखे एक पुराने संदूक की तरफ बढ़ा। नज़दीक पहुंचकर संदूक में जोरदार ठोकर मारी उसने। संदूक उलट गया। अन्य सामान के साथ एक चाकू भी फर्श पर गिरा। गुलफाम ने इस तरह झपट को उठाया जैसे वह दुनिया की सबसे कीमती वस्तु हो। चाकू बंद था, जंग लग चुका था। गुलफाम ने उसे बलिहारी हो जाने वाली नज़रों से देखा, खटका दबाया और जंग खाया चाकू खट से खुल गया। गुलफाम ने उसे चूमा, कहा, दोस्त, जिसको दिए गए वचन के कारण तुझे इसमें बंद करना पड़ा था, आज उसी को रोकने के लिए तू फिर मेरे हाथ में है। मेरी लाज रखना। चाकू बेचारा भला क्या बोलता, मगर गुलफाम के चेहरे पर ऐसे भाव हो रहे जैसे चाकू बोला हो, और जो उसने बोला उसे गुलफाम ने समझा भी हो। चाकू को वापस बंद करके उसने तहमत की फैंट में खोसा और तेज कदमों के साथ कमरे से बाहर निकला। आओ आओ गुलफाम उस्ताद। उसे देखते ही विजय ने कहा, तुम तो यार राष्ट्रपति बन गए अमेरिका के। ऐसा क्यों कहते हो मास्टर? मैं तो आपके पैरों की धूल भी नहीं। हम कमरे में आ रहे थे, तुम्हारे ये गुर्गे। विजय ने अपने चारों तरफ खड़े नई उम्र के गुंडों की तरफ इशारा किया। कहने लगे, उस्ताद यहीं आ रहे हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति किसी से मिलने के बाहर आता है? इंतज़ार तो इसी तरह कराता है जैसे तुमने कराया। माफ़ी चाहता हूँ। और फिर थोड़े ऐसे भाव हैं जैसे एक सांड दूसरे सांड से अन्य सामान के साथ एक चाकू चाकू भी फर्श पर गिरा। गुलफाम भिड़ने से पहले चेहरे पर लाता है। हम आए हैं। वो खुशी, वो उत्साह ही नहीं जो हमारे यहाँ आने पर यहाँ हमेशा फैलता रहता है। बात क्या है गुलफाम, कह रहे, न ठंडा न गर्म। चल बे, गुलफाम ने एक लड़के से कहा, मास्टर के लिए ठंडा लेके आ। लड़का उड़नचू। बैठो मास्टर। गुलफाम ने कुर्सी की तरफ इशारा किया। एहसान के लिए शुक्रिया, कहता हुआ विजय उस कुर्सी पर बैठ गया जिसके सामने एक ऐसी गंदी संदी टेबल पड़ी थी जिस पर गिलासों की गोलाइयाँ बनी हुई थी। और उसी की क्यों, हॉल में पड़ी लगभग सभी मेज़ों का हाल ऐसा था। दोपहर का समय होने के कारण हॉल में इस वक्त ग्राहकों की ज़्यादा भीड़ नहीं थी। विजय जानता था शाम के वक्त यहाँ राजनगर के गुंडे बदमाशों का मेला सा लगता है। जो इक्का दुक्का ग्राहक यहाँ बैठे थे उनकी नज़र उसी सीट पर थी जहाँ विजय था। मेज के उस पार गुलफाम बैठ गया। आंखों में कठोरता लिए निरंतर विजय को घूर रहा था वह। विजय ने होठों पर हल्की सी मुस्कान बिखेरते हुए कहा, बीड़ी मिलेगी? बीड़ी? गुलफाम चौंका। और आप चौंक क्यों रहे हो? आप बीड़ी कब से पीने लगे? जब से तुम फैंट में चाकू रखने लगे। उछल पड़ा गुलफाम। हालत ऐसी हो गई जैसे चोरी करता रंगे हाथों पकड़ा गया हो। खुद को मत प्यारे, आराम से बैठे रहो। आपको कैसे मालूम कि मेरी फैंट में चाकू है? गुलफाम मानो विजय को नहीं, उसके सिर पर उभर आए सींगों को देख रहा था। भूल गए प्यारे, हम नज़रें नहीं तीरे नज़र रखते हैं। गुलफाम पर कुछ कहते ना बन पड़ा। तभी लड़के ने पेप्सी की खुली हुई बोतल लाकर मेज पर रख दी। उसे गुलफाम की तरफ सरकाते विजय ने कहा, लो। क्या बात कर रहे हो मास्टर, आप पियो। दिमाग ठंडा करने की ज़रूरत तुम्हें है प्यारे। एक बार फिर गुलफाम पर जवाब न बना। बाय द वे, विजय ने पूछा, इतना उबाल क्यों खा रहे हो तुम? गुलफाम का सपाट लहजा, आप यहाँ क्यों आए हैं? कमाल है भाई, यार हो हमारे, मिलने चले आए? नहीं, आप केवल मिलने नहीं आए। फिर क्यों आए? विकास और अर्जु की वजह से आए। अरे वाह, तुमने तो बंगाल का काला जादू सीख लिया गुलफाम प्यारे। विजय ने जोर से मेज पर हाथ मारते हुए कहा। बगैर बताए समझ गए कि हम क्यों पधारे हैं? तब तो हमारा अगला सवाल भी पता होगा तुम्हें। जल्दी से उस सवाल का जवाब दो। विकास यहाँ नहीं है। कहाँ गया? बता नहीं सकता। क्यों? इजाज़त नहीं है। किसकी? विकास की।
ओह, तो आजकल तुम हर काम दिल जले की इजाज़त से करते हो। याराना पक्का हो गया है। मास्टर से जो रिश्ता था उससे भी पक्का। खैर, शरबती आंखों वाली कहाँ है? कौन? आरजू। ऊपर मिलना है। सपाट और सख्त लहजा, नहीं मिल सकते। क्यों? इजाज़त नहीं है। दिल जले की? जी। ये तो ज़ादती है प्यारे। हर काम दिल जले की इजाज़त से नहीं होगा। होगा। गुलफाम ने अपने एक एक शब्द पर जोर दिया। आरजू मेरे पास विकास की अमानत है और विकास की इजाज़त के बगैर उससे कोई नहीं मिल सकता। हम भी नहीं। आप तो खास तौर पर नहीं। ये तो जुल्म है हम पर। अब आप इसे जो भी कहें, मगर क्यों खास हम भी? हम पर ये पाबंदी क्यों? क्योंकि आप इस मामले में गलत हैं। वह कैसे? ये क्या बात हुई कि जो गलती आपने की वो विकास भी करे? कौन सी गलती? शादी न करने वाली। तुमसे किस उल्लू के पट्टे ने कहा कि हम शादी नहीं करना चाहते? इतने दिन से मैं देख नहीं रहा क्या? और फिर विकास ने कहा। बकवास करता है साला। शादी ना करनी होती तो शरबती आंखों वाले से मिलने के लिए क्यों छटपटा रहे होते? हमारे दिल के दरिया में मोहब्बत का ज्वालामुखी दधक रहा है। गुलफाम प्यारे, एक बार, सिर्फ एक बार शरबती आंखों वाली से मिला दो। गुलफाम की आंखों में हैरत के बहाव उभरा है। हकला गया वह। आप आरजू से क्यों मिलना चाहते हैं? प्रेम प्रस्ताव रखना चाहते हैं उसके कदमों में। मास्टर। गुलफाम की आंखें फैल गई। आप कहीं पागल तो नहीं हो गए? हाँ, सचमुच पागल ही हो गए हम। प्लीज़, प्लीज़ गुलफाम, एक बार मिला दो उससे। अरे मगर, आप अपनी और आरजू की उम्र का फ़र्क तो देखिए। क्या देखें? कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अंधे हो गए हम। तुमने सुना होगा मोहब्बत में लोग अक्सर अंधे हो जाते हैं। और फिर ये ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, उम्र का फ़र्क, मोहब्बत ये सब कहाँ देखती है? इमरान खान और उसकी बीवी कोई लो, उनसे ज़्यादा फ़र्क तो नहीं होगा हमारे और शरबती आंखों वालों के बीच। लेकिन मोहब्बत देख कर की जाती है। गलत। तुमने मोहब्बत की हांडी सच्चाई की आग पर कभी चढ़ाई नहीं, इसलिए जो उटपटांग मुंह में आ रहा है बकते चले जा रहे हो। मोहब्बत की नहीं जाती, हो जाती है। हमें भी हो गई। वो शरबती आंखों वाली हमारे दिल के टोकरे में कुंडली मार कर बैठ गई है। छी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? वह और विकास एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। इस रिश्ते से वो आपकी बहू लगी, बेटी जैसी। आपको शर्म आनी चाहिए मास्टर। क्यों? दिल जले को नहीं डूब कर मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में? वह उसकी आंटी लगी। अरे मगर मोहब्बत तो वे करते हैं आपस में। गलत, सरासर गलत। शरबती आंखों वाली सिर्फ हमसे मोहब्बत करती है। दिल जला साला ज़बरदस्ती किडनैप करके उसे यहाँ ले आया। नीयत खराब हो गई है कम बखत की। क्या बात कर रहे हैं आप? वो तो कह रहा था कि, क्या कह रहा था? कि आप उनकी शादी के खिलाफ हैं। दुरुस्त फरमा रहा था। खिलाफ ना हो तो क्या करें? शरबती आंखों वाली सिर्फ हमारी है। किसी और से कैसे शादी हो जाने दी उसकी? लेकिन विकास ने तो बताया कि, बता दिया होगा कुछ ऊटपटांग। हकीकत कैसे बता सकता था? बता देता तो उसकी बातों में कैसे आते तुम? हमारे खिलाफ उसका साथ कैसे देते? सोचो, अगर वह हकीकत बता देता तो क्या तुम हमें शरबती आंखों वाली से मिलने से रोकते? पैंट में चाकू लगा कर लाते? बौखला गया गुलफाम। कैसे फैसला हो कि शरबती आंखों वाली से शानदार फैसला कौन कर सकता है? चलो, तुम्हारे सामने हम शरबती आंखों में आंखें डालकर पूछेंगे कि वह किससे मोहब्बत करती है, हमसे या दिल जले से। और फिर हकीकत तुम अपने कानों से सुनना, आंखों से देखना। वह हमसे लिपट जाएगी, कहेगी, आई लव यू बिज्जू। बिज्जू? शौक मत गधे, मोहब्बत करने वालों के नाम आधे रह जाते हैं। दुविधा में फंस गया गुलफाम, समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। चलें? विजय उठकर खड़ा हो गया। नहीं। गुलफाम अचानक अपनी समस्त इंद्रियों सहित सतर्क नजर आया। मैं समझ गया, आप ये सारा नाटक उससे मिलने के लिए कर रहे हैं। नाटक? हमारी मोहब्बत तुम्हें नाटक नजर आ रही है गुलफाम प्यारे? जो भी है। गुलफाम उसके सामने अड़कर खड़ा हो गया। आप उससे नहीं मिल सकते, कम से कम उस वक्त तक तो हरगिज नहीं जब तक विकास लौट कर नहीं आ जाता। और अब गंभीर हो जाना पड़ा विजय को। पहली बार गुलफाम की आंखों में आंखें डाली उसने। बोला, तुम जानते हो गुलफाम प्यारे, जो हम ठान लेते हैं उसे होने से कोई नहीं रोक सकता। और आपको भी मालूम होगा मास्टर। अडिग चट्टान की तरह खड़े गुलफाम ने कहा। वचन की रक्षा के लिए गुलफाम जान दे सकता है, वचन नहीं टूटने देगा। वो तो देखा, चाकू को कभी हाथ ना लगाने का वचन देने के बावजूद वो तुम्हारी वेंट में लगाए। भले ही लगाओ, मगर उन कामों के लिए नहीं लगाया जो कभी किया करता था, जिन्हें ना करने का आपको वचन दिया था। ये चाकू अपनी शरण में आए शख्स की हिफाजत के लिए है। और तुम्हें यकीन है कि हमें, विजय द ग्रेट को, इससे रोक सकोगे? मैं जानता हूँ आप मेरे चाकू के कब्जे में आने वाली चीज़ नहीं है। फिर भी मेरे जीते जी आप उससे नहीं मिल सकते, और मर जाना मेरे अख्तियार में है। गुलफाम, बेवकूफ़ी भरी बातें करनी छोड़ो। हमें आरजू से सिर्फ मिलना है, चंद बातें करनी है उससे। उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। ऐसा कुछ नहीं होगा कि वापस लौटकर विकास। मुझे नहीं पता आपको क्या करना है, बस इतना जानता हूँ आप नहीं मिल सकते। जानते हो हमने तुमसे बकवास करने में इतना समय क्यों बर्बाद किया? बता दीजिए। सोचा था शायद सीधी उंगली से घी निकल आए। गलत सोचा आपने। बुजुर्ग कह गए हैं सीधी उंगली से, तो ये लो। विजय ने एक झटके से रिवॉल्वर निकाल लिया। उंगली टेढ़ी हो गई।
घी तैयार है, कहने के साथ गुलफाम ने बगैर एक क्षण गवाए पैंट से चाकू निकाल लिया। विजय मुस्कुराया। कौन सी दुनिया में हो गुलफाम मियाँ? तुम्हारा वो चाकू वाला जमाना गुजरे सदियां हो गई। AK-47 का ज़माना है। गुलफाम ने खटका दबाया। जंग लगा चाकू खट से खुला। बोला, तोप के गोले तक से नहीं डरता गुलफाम का चाकू। क्या करेगा इस रिवॉल्वर? और अधूरा रह गया विजय का वाक्य। बल्कि ये कहा जाए तो ज़्यादा मुनासिब होगा कि आगे के शब्द चीख में तब्दील होकर रह गए। बिजली सी कौंधी थी। जाने कब गुलफाम का चाकू उसके हाथ से निकला और विजय वाली कलाई में जा धंसा। रिवॉल्वर फर्श पर गिरा। इधर विजय ने दूसरे हाथ से अपनी कलाई में धंसा चाकू बाहर निकाला। उधर गुलफाम ने ज़मीन पर गिर चुके रिवॉल्वर में ठोकर मारी। फिसलता हुआ रिवॉल्वर मेज और कुर्सी के पायों से टकराता दूर चला गया। वेरी गुड गुलफाम प्यारे, विजय कह उठा। अभी जान है तुम में? तारीफ के लिए शुक्रिया, गुलफाम मुस्कुराया। मगर तुम्हारा चाकू मेरे हाथ में है। हाथ में किसी के भी रहे वफादार मेरा है। आपने देखा, अपना काम वो कर चुका। तो लो। विजय ने चाकू उसकी तरफ उछाला। आजमाओ इसकी वफा। गुलफाम ने चाकू लपका। चीख कर अपने गुर्गों से कहा, कोई बीच में नहीं आएगा। ये टक्कर मेरी और मास्टर की है। हॉल में सनसनी दौड़ गई। गुलफाम को इस रूप में लोग बहुत दिन बाद देख रहे थे। विजय के होठों की मुस्कान गहरी होती चली गई। टोटे, गुलफाम ने पुकारा। टोटे की जुबान लड़खड़ा रही थी। ये यस उस्ताद। मास्टर को एक चाकू दे, मुकाबला बराबर का होना चाहिए। टोटे ने कांपता हाथ जेब में डाला, चाकू निकाला, खोला और विजय की तरफ उछाल दिया। विजय ने उसे लपकने का उपक्रम किया। सिर्फ उपक्रम। असल में वो चाकू पर नहीं, गुलफाम पर लपका था। दाएं बूट की ठोकर इतनी फुर्ती से गुलफाम के जबड़े पर पड़ी कि गुलफाम तो गुलफाम, देखने वालों तक की चीखें निकल गई। लंबी चीख के साथ गुलफाम एक मेज से टकराने के बाद ज़मीन पर गिरा। विजय ने चीते की तरह उस पर जंप लगाई। गुलफाम ने चाकू उसके पेट में मारना चाहा, मगर कलाई विजय के मजबूत हाथ में दबी नजर आई। विजय ने उसे उमेठा। जाने कैसे शरीर को मोड़ता तोड़ता गुलफाम वापस खड़ा हुआ कि चाकू वाली कलाई विजय के हाथ से निकल गई। गुलफाम चाकू हवा में उठा उस पर झपटा। विजय बिजली की सी तेजी से अपने स्थान से हट गया। झोंक में गुलफाम का चाकू एक मेज पर जा गड़ा। पीछे से विजय की ठोकर पड़ी। मेज सहित दूर तक घिसटता चला गया गुलफाम। जब तक संभला और पलटा, तब तक विजय एक बार फिर उसके सिर पर सवार था। न केवल सवार था, बल्कि सिर की भरपूर टक्कर गुलफाम के चेहरे पर पड़ी। पलक झपकते ही गुलफाम का चेहरा उसके अपने लहू से लहूलुहान हो उठा। गुलफाम प्यारे, विजय ने कहा, मज़ा तब है जब वो चाकू तेरे हाथ में हो जिस पर तुझे नाज है, और तू मुझे शरबती आंखों वाली से मिलने से ना रोक सके। इधर विजय का वाक्य पूरा हुआ, उधर जख्मी शेर से गुलफाम चाकू संभाले उस पर झपटा। विजय ने जोर से एक मेज में लात मारी। मेज पूरे वेग से गुलफाम से टकराई। एक बार फिर गिरा गुलफाम। उठा। इस बार चाकू चाकू ही खींच मारा विजय पर। विजय ने झपट कर चाकू लपका। कहा, नहीं प्यारे, चाकू तेरे ही हाथ में अच्छा लगता है, ले। कहने के साथ उसने चाकू वापस उछाला। गुलफाम ने लपका। संभल नहीं पाया था कि पेट में विजय का फौलादी घूसा पड़ा। और उसके बाद देखने वालों ने केवल ये देखा कि विजय के सामने गुलफाम की एक न चली। हाथ में चाकू होने के बावजूद उससे विजय को टच तक नहीं कर सका वह। सुनने वालों ने केवल गुलफाम की चीखें सुनी। गुलफाम को लहूलुहान होते देखा और देखा गुलफाम को बार बार उठाकर जमीन पर पटकते विजय को। ज़्यादा नहीं, केवल 5 मिनट बाद गुलफाम बेहोश हो चुका था। चाकू अभी भी उसके हाथ के नज़दीक पड़ा था। दहशत खाए गुर्गों ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे पूछ रहे हो कि क्या करना चाहिए। विजय ने ठिठक कर उन सभी को घूरा, आगे बढ़ा। हॉल की सभी बेंच कुर्सियां इधर उधर लुढ़की पड़ी थी, कुछ टूट गई थी। विजय ने फर्श से रिवॉल्वर उठाया, जेब में ठूसा और गरज कर पूछा, आरजू कहाँ है? यहाँ है आरजू। हॉल में आवाज़ गूंजी तो अकेले विजय की नहीं, सबकी नज़रें उधर घूम गई। वह काउंटर के नज़दीक खड़ी थी, खूबसूरत आंखों में चिंगारियाँ, चेहरे पर वही भाव जो जलपोत पर विकास से टकराते वक्त थे। कई क्षण तक वह विजय को और विजय उसे देखता रहा। फिर आरजू ने कहा, विजय अंकल, एक कमज़ोर आदमी की ऐसी हालत करते आपको शर्म नहीं आई? आई थी, मगर टाटा करके चली गई। मतलब? रही कमज़ोर की बात, विजय दी ग्रेट के अलावा इसे किसी और से भिड़ा देखती तो पता लगता कि अपना गुलफाम प्यारा क्या चीज़ है। इस शहर में इससे बड़ा चाकूबाज ना पैदा हुआ है ना होगा। अब तुम्हें मुझसे टकराना होगा। नहीं, मैं तुमसे टकराने नहीं आया हूँ। फिर क्यों आए हो? चंद बातें करने। करो, आपके सामने खड़ी हूँ। यहाँ नहीं, फिर? एकांत में बातें करनी है। अकेले में वे विक्की के अलावा किसी से बात नहीं करूँगी। एकदम से कोई जवाब नहीं दिया विजय ने। चेहरे पर कठोरता उभर आई। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ता एक एक शब्द पर जोर देता हुआ बोला, बात तो तुम्हें करनी पड़ेगी। हरगिज़ नहीं। आरजू गर्जी, मुझे गुलफाम मत समझना। तुम भी मुझे दिलजला समझने की भूल मत करना। फाइटिंग के लिए तैयार होती आरजू ने कहा, ओके, आपको बता ही दूं कि आरजू क्या चीज़ है। विजय ठटका। समझाने वाले स्वर में बोला, आरजू, दिलजले को भी हमेशा यही समझाते रहे कि जोश और गुस्से से काम नहीं लेना चाहिए। हमारी रिक्वेस्ट है, एकांत में ठंडे दिमाग से हमारी बातें सुनो। हमें पूरा यकीन है कि तुम हमसे सहमत होगी। बहुत खूब, आरजू व्यंग कर उठी। विक्की ने ठीक कहा था, आप गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं।
एक पल पहले तक गुर्रा रहे थे, धमका रहे थे कि मुझे एकांत में बातें सुननी पड़ेंगी। धमकी में नहीं आई तो रिक्वेस्ट करने लगे। मगर नहीं, मैं आपकी किसी चाल में नहीं फंसूंगी विजय अंकल। हम कोई चाल नहीं चल रहे नादान लड़की। एक हकीकत बताना चाहते हैं तुझे। जवाब में कुछ कहने के लिए आरजू ने मुंह खोला ही ताकि वातावरण में पुलिस के सायरन की आवाज़ गूंज उठी। पुलिस पुलिस। मटरू एक तरफ को भागा। भागो। आरजू के होठों पर मुस्कान थी। विजय बड़बड़ाया, ये साली हिंदुस्तानी पुलिस किस्सा खत्म होने से पहले कैसे आदम की। दलबल सहित दौड़ता भागता हाफता वहां रघुनाथ दाखिल हुआ। गुलफाम के गुर्गे गधे के सींग बन चुके थे। रघुनाथ के हाथ में रिवॉल्वर था। आओ आओ तुला राशि, विजय ने नारा सा लगाया। उसे देखकर रघुनाथ चौंका। तो तुम यहाँ? विजय ने बाकायदा गाना शुरू किया। तू जहाँ जहाँ रहेगा मेरा साया साथ हो। शटअप, रघुनाथ दहाड़ा। विजय सकपका कर चुप हो गया। हॉल की हालत लहूलुहान और बेहोश पड़े गुलफाम को देखते रघुनाथ ने पूछा, क्या हुआ यहाँ? फैटिंग, विजय ने कहा। किसने की? रघुनाथ ने आंखें निकाली। तुमने। उसने। विजय ने आरजू की तरफ इशारा किया। रघुनाथ की गर्दन झटके से उधर घूम गई। मुंह से निकला, आरजू? पापा? कहकर वह रघुनाथ की तरफ दौड़ी और इस तरह लिपट गई जैसे वर्षों बाद किसी अपने से मिली हो। रघुनाथ उसके सिर पर सांत्वना भरा हाथ फेरता बोला, मुझे देर तो नहीं हुई बहू? अबे शर्म कर तुला राशि। बगैर शादी के किसी की बेटी को बहू कहते शर्म नहीं आती? विजय, मुझे इस मामले में तुम्हारी भूमिका समझ में नहीं आ रही। कौन से मामले में? तुमने मेरी आवाज़ में रैना को फ़ोन किया, आरजू को किडनैप किया और अब यहाँ ये मारपीट। इस सब का आखिर मतलब क्या है? रघु डार्लिंग, जिस दिन तुम हमारी हरकतों का मतलब समझ गए उस दिन हम आत्महत्या कर लेंगे। ठाकुर साहब से बात ना हुई होती तो इन सब अपराधों में मैं तुम्हें अभी गिरफ्तार कर लेता। मगर जाने तुम्हारी पीठ पर वो कौन है जिसका हुक्म ठाकुर साहब भी मानने पर मजबूर है। ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए धन्यवाद कि तुम हमें गिरफ्तार नहीं कर रहे हो। विजय ने पूछा, वैसे प्यारे, क्या हम जान सकते हैं कि तुम यह टपक कैसे पड़े? मैंने फ़ोन किया था, आरजू ने कहा। ओह, हम भी तो कहें इंडियन पुलिस मौके पर कैसे? विजय, रघुनाथ ने पूछा। क्या तुम्हें आरजू पसंद नहीं? जवाब देने के लिए विजय ने मुंह खोला ही ताकि गले में लटके लॉकेट रूपी ट्रांसमीटर से एक नन्ही सी सुई निकलकर बार बार चुभने लगी। विजय समझ गया ब्लैक बॉय कोई ज़रूरी मैसेज देना चाहता है। उसने जल्दी से अपनी कनकी उंगली रघुनाथ को दिखाते हुए कहा, 1 मिनट तुला राशि। रघुनाथ अभी कुछ समझा भी नहीं था कि विजय दौड़कर टॉयलेट में घुस गया। दरवाज़ा अंदर से बंद किया। ट्रांसमीटर ऑन। बोला, यस सर। ब्लैक बॉय की आवाज़, एक धमाकेदार खबर है, बोलो। नुसरत तुगलक राजनगर में देखे गए। इधर विजय ब्लैक बॉय से बात कर रहा था, उधर रघुनाथ आरजू से। जब आरजू उसे सब कुछ बता चुकी तो रघुनाथ ने पूछा, एकांत में वह क्या बात करना चाहता है तुमसे? पता नहीं। तभी विजय एक झटके से टॉयलेट का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। तेजी से हॉल के दरवाजे की तरफ बढ़ता बोला, बाय रघु डार्लिंग। विजय, रघुनाथ ने उसे रोका। विजय ठिठका, जल्दी बको। आरजू से क्या बात करना चाहते हो तुम? कुछ नहीं, कहने के बाद वह छलावे की तरह हॉल से गायब हो गया। अकेला रघुनाथ नहीं, आरजू भी हक्की बक्की रह गई। इस थोड़ी देर में उसने विजय के करैक्टर के इतने रंग देख लिए थे कि दिमाग बुरी तरह झन्ना गया। निश्चय नहीं कर पा रही थी कि विजय आखिर है किस किस्म का आदमी, कौन सी मिट्टी का बना है। नुसरत अली, तुगलक खां, दो जिस्म एक जान, पाकिस्तानी सीक्रेट सर्विस के नमूने। बातों से नमूने, हरकतों से नमूने, मगर बेहद खतरनाक। कई मामलों में तो विजय और विकास जैसे धुरंधरों से भी मीलों आगे। बेहद पतले, 6 फुटे। पतले होने के कारण कुछ ज़्यादा लंबे लगते। अजीब परंपरागत लिबास था उनका। दोनों हमेशा एक जैसे लिबास में रहते। नील टीनोपाल और कलफ लगे वेल प्रेस सफ़ेद चूड़ीदार पजामे, घुटनों तक लंबे बंद गले के काले कोट, गर्दन तक कोट के सभी बटन बंद। पैरों में वे जूतियाँ जिन पर हुए नकली काम के सितारे झिलमिलाया करते थे, बेहद नुकीली, ऐसा कि जब वे चलते तो चर चर बोला करती। सिर पर तिरछी रखी हुई काली टोपियाँ, दोनों के मुंह में पान की गिलोरियाँ रहती थी, होठ सुर्ख। कुल मिलाकर वे जासूस कम शायर ज़्यादा लगते थे। और बातें बातें आप खुद ही सुन लें तो बेहतर होगा। इस वक्त वे एक फ्लैट में मौजूद थे। दोनों आमने सामने 2 सोफों पर बैठे थे। बीच में कांच के टॉप वाली सेंटर टेबल, टेबल पर दोनों के पैर, सोफों की पुष्ट से पीठ टिकाए दोनों निढाल पड़े थे, दोनों के हाथ अपने अपने गालों पर। फ्लैट में उनके अलावा एक तीसरा शख्स भी था। वह तीसरी तरफ सोफे पर बैठा था, मगर पैर सेंटर टेबल पर नहीं थे, जिस पर काली पैंट, सफ़ेद टी शर्ट, काले जूते। फ्लैट में सन्नाटा, और सन्नाटे को तोड़ती हुई नुसरत की आवाज़, तुगलक भैया। हाँ नुसरत बहन, मातम क्यों मना रहे हैं हम? तू मना रहा होगा, तुगलक ने उसी पोज में पड़े पड़े कहा। मैं तो घड़ी देख रहा हूँ। घड़ी? हाँ, कहाँ है? ये रही। उसने फ्लैट में मौजूद तीसरे व्यक्ति की तरफ इशारा किया। घड़ी? अबे! नुसरत के जिस्म को जैसे करंट लगा। एकदम चाक चौबंद नजर आता बोला,
अच्छा खासा आदमी तुझे घड़ी नजर आ रहा है। ध्यान से देख इसका चेहरा। तुगलक ने उसी पोज में पड़े पड़े कहा। पूरे 12 बजे हैं कि नहीं? अच्छा भला तो थोबड़ा एकदम स्मार्ट। नुसरत सीधा उस तीसरे शख्स से बोला, क्यों बे, तुझे जोश नहीं आता? ये कभी तुझे घड़ी कहता है, कभी तबला जिसमें खून है या वाटर? युवक ने कहा, जोश में आकर भी क्या करूं? थूक दे साले के मुंह पर। तुगलक ने कहा, अजीब मर गए थूकने वाले, भूसा भर दूंगा साले की खाल में। ओए ज़्यादा बकवास मत कर, आईएसआई की मोहर लगे जासूस हैं सरकार। नाम कहने के साथ नुसरत लपका। युवक के पैरों से लिपटता बोला, आपका नाम क्या है हुजूर? कम से कम तीसरी बार बताया युवक ने। बकरा। बकरा। हाँ बकरा। जल्दी हलाल हो जाएगा। युवक ने कहा, बकरा नहीं, वकरा वकरा। हकला है साला। वैसे बकरा जी, हम यहाँ बैठे क्यों हैं? लो, तुगलक ने कहा, यही भूल गया साला बुरक्कड़। नुसरत कुर्राया, तुझे याद है तो पता? मुझे तो बस एक ही बात याद है। कौन सी? कि हम पाकिस्तान की नाक हैं। गलत। नुसरत ने कहा, हम दो हैं। किसी जानवर की दो नाक नहीं हुआ करती। इसलिए हम पाकिस्तान के हाथ हो सकते हैं, पैर हो सकते हैं, कान हो सकते हैं, मगर नाक नहीं हो सकते। क्या तुझे इसमें भी शक है कि हम दुनिया के सबसे महान जासूस हैं? बिल्कुल शक है। जब तक वो छटंकी जिंदा है तब तक पूरा शक है। कौन छटंकी? वही जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ नाम भी होगा उसका। नाम? नुसरत ने वकरा से कहा, तू बता यार। मेरी खोपड़ी में केले का छिलका पड़ा था, उस पर पैर पड़ा तो साला फिसल गया। वकरा ने कहा, विकास। तभी भड़ाक, फ्लैट के दरवाजे पर जोरदार चोट पड़ी। एक ही झटके में किवाड़ उछलकर दीवार से टकराया। आ गया। सोफे की आड़ में दुबके पड़े नुसरत ने कहा, ऐसे ही एंट्री होती है उसकी। विकास अपने दोनों कूलों पर हाथ रखे दरवाजे के बीचों बीच खड़ा था। क्यों बे? अचानक पूरी दिलेरी दिखाता हुआ तुगलक सोफे के पीछे से प्रकट होकर ठीक विकास वाले अंदाज में खड़ा होता बोला, ये कौन सा स्टाइल हुआ किसी शरीफ आदमी के फ्लैट में घुसने का? बाहर विद्युत घंटी तुम्हें दिखाई नहीं दी? उसे देखते ही विकास चौंका। मुंह से निकला, तुम यहाँ? हाँ हम। तुगलक ने अकड़ कर कहा, हम यहाँ। निकल गया ना पेशाब? आंखों में खून, चेहरे पर कठोरता लिए विकास ने अंदर कदम रखते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं सरकार, अंताक्षरी खेल रहे थे। सोफे के पीछे से निकलते नुसरत ने कहा, तुम भी खेलोगे? इसका मतलब तुम्हें मालूम था कि मैं यहाँ आने वाला हूँ? इसे मालूम था। नुसरत ने कहा, मुझे नहीं। विकास सतर्क हो गया। वह जानता था ये दोनों बेहद खतरनाक है। एक बार हावी हो जाएं तो संभलने का मौका नहीं देते। दोनों पर नज़र रखे हुए आगे बढ़ा। पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ आऊँगा? नुसरत भैया। हाँ तुगलक बहन। देखो तो इस छटंकी को, साला खुद ही को दुनिया का सबसे बड़ा जासूस समझता है। हम जैसे कुछ हुए ही नहीं। अबे हम जासूस है, घसियारे नहीं। सब खबर रखते हैं कौन कब कहाँ होगा। वकरा कहाँ है? ये लो। और सुनो इनकी। तो नुसरत ने तुगलक से कहा, आईएसआई के जासूस के बारे में ऐसे पूछ रहे हैं जैसे पूछ रहे हो कि चॉकलेट कहाँ है। हमारी यहाँ आमद उसी की हिफाजत के लिए है सरकार। अब दिमाग पर जोर डालकर सोचो, इतनी आसानी से उसका पता कैसे बता देंगे हम? हम्म तो आसानी से नहीं, मुश्किल से बताओगे। कहने के साथ विकास ने एक झटके से रिवॉल्वर निकाल लिया। एक साथ दोनों को कवर करता गुर्राया, अब बोलो। नुसरत बहन। तुगलक हड़बड़ा कर बोला, छटंकी ने तो रिवॉल्वर निकाल लिया। ये तो फाउल है गुरु। जब हमारे हाथ खाली हैं तो शड़प। विकास दहाड़ा। बकरा कहाँ है? नुसरत ने कहा, हमें नहीं पता। अबे चुप। तुगलक ने नुसरत को डांटा। रिवॉल्वर का मतलब नहीं समझता? मैं बताता हूँ उस्ताद। कहने के साथ वह एक सोफे की तरफ लपका। उसके पीछे छुपे कांप रहे बकरा का कान पकड़कर खड़ा करता बोलता, ये रहा, आपके डर से मूत निकला जा रहा है साले का। विकास ने तुगलक से कहा, उसे छोड़ दो। छोड़ तो दूंगा सरकार, मगर एक विनती है। कहो तो लिखित एप्लीकेशन लगा दूं? क्या? आप लाइन लगाकर आईएसआई की मोहर वाले जासूसों का क्रियाक्रम कर रहे हैं। हमें पाकिस्तान से आपको ऐसा करने से रोकने के लिए भेजा गया है। बाकी सबका क्रियाक्रम तो आप कर ही चुके हैं। ये बचा, इसे छोड़ दो, वरना यूं समझो कि हमारी नौकरी गई। अच्छा, तो ये खबर पाकिस्तान पहुंच गई? कसम से सरकार। तुगलक ने दोनों कान पकड़ लिए। मैंने नहीं पहुंचाई। गिड़गिड़ा, नाक रगड़। नुसरत ने कहा, मगर कुछ नहीं होने वाला। ये छटंकी साला लातों का भूत है, बातों से नहीं मानेगा। अबे तू चुप कर। रिवॉल्वर का मतलब नहीं समझता? खूब समझता हूँ ऐसे तमंचों का मतलब। पूरी दिलेरी दिखाता हुआ नुसरत सीधा विकास के रिवॉल्वर के सामने खड़ा हो गया। 10-10, 5-5 रुपए में मैंने कबाड़ी बाजार में बिकते देखा है ना। अबे ये वो नहीं है, असली का है, हट जा। ठेंगा। नुसरत विकास के आगे कुछ इस तरह आ खड़ा था कि तुगलक और वकरा उसे नजर आने बंद हो गए। विकास को लगा ये नुसरत की चाल है। इस क्षण तुगलक कोई चालाकी दिखा सकता। बगैर देर के उसने नुसरत पर फायर झोंक दिया। थाय! गोली की आवाज़ गूंजी। हो गया अल्लाह को प्यारा। तुगलक बड़बड़ाया, मगर वहाँ नज़ारा ही दूसरा था। गोली नुसरत के सीने पर लगी ज़रूर, लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं सकी। विकास का दूसरा फायर करने से पहले नुसरत की लंबी टांग चली।
फड़ाक से उसके रिवॉल्वर वाले हाथ पर पड़ी। मुंह से चीख और हाथ से रिवॉल्वर साथ साथ निकले। उधर से तुगलक भी विकास पर झपटा। अब दोनों के बीच फंस गया वह, और दोनों के बीच फंसने का मतलब था शिकस्त। संभलने की लाख चेष्टाएं की, मगर उन्होंने मौका नहीं दिया। जिस पर कभी नुसरत की ठोकर पड़ती तो कभी तुगलक का घूसा, कभी तुगलक की टक्कर तो कभी नुसरत का घुटना। विकास के कंठ से लगातार चीखें उबलती चली गईं। वकरा को पहली बार एहसास हुआ कि उसकी मदद को भेजे गए जासूस वाकई करिश्माई हैं, वरना अब तक तो वह यही सोच रहा था कि ये नमूना भला विकास का क्या मुकाबला करेंगे। और विकास, अब कहीं जाकर उसकी समझ में ये बात आई कि नुसरत तुगलक बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए थे। अपनी बुद्धि पर तरस आया उसे। उसे तभी यह बात समझ जानी चाहिए थी जब पता लगा था कि वे इस फ्लैट में उसका इंतजार कर रहे थे। जाहिर था कोई तैयारी तो उन्होंने की होगी। और उस वक्त तो स्थिति बिल्कुल ही क्लियर थी जब नुसरत पूरी तरह बेखौफ उसके रिवॉल्वर के सामने आकर खड़ा हो गया। मगर अब देर हो चुकी थी। समझने का फायदा नहीं था। उस वक्त नुसरत तुगलक ने मोर्चा लगभग मार ही लिया था जब विजय वहां पहुंचा। दरवाजा टूटा होने के कारण मैं समझ गया कि विकास वहां पहुंच चुका है। दरवाजे पर पहुंचा, अंदर का दृश्य देखा। दोनों विकास पर पिले पड़े थे। दरवाजे का ध्यान देने का होश किसी को नहीं था। वकरा ने जरूर विजय को देख लिया। सूखे हलक से उसने पुकारा भी, नुसरत भाई, तुगलक बहन। क्यों में आ रहा है बकरे? विकास की छाती पर बैठकर उसकी नाक पकड़े तुगलक ने कहा। देखता नहीं जरूरी काम में मशगूल है, डिस्टर्ब हो गए तो छटंग की चटनी बना देगा हमारी। कोई है? वकरा फिर में आया, कोई है? और फिर विजय ने रिवॉल्वर निकालते ही वकरा पर फायर झोंक दिया। वकरा तो चीख के साथ ढेर हुआ ही हुआ। नुसरत तुगलक भी रबड़ की गेंदों के समान हवा में उछले। यह परिणाम था क्षण भर के लिए उनकी तवज्जो भंग होने का। विकास ने भरपूर लाभ उठाकर उन्हें अपने ऊपर से उछाला था। दोनों पट्ट पट्ट करके कब जमीन पर गिरे और कब पुनः उछलकर खड़े हो गए, सच्चाई यह है कि विजय जैसा शख्स भी ठीक से देख नहीं सका। उधर विकास भी उछलकर खड़ा हो चुका था। गुरु गुरु आ गए। विजय को देखते ही तुगलक खिड़की की तरफ लपकता चीखा, भागो! अबे रुक! नुसरत ने जंप लगाकर उसे दबोच लिया। छोड़ मुझे, वरना चटनी बन जाएगी। तुगलक उसके बंधन में मचलता चीखा। विजय विकास अपने अपने स्थान पर खड़े उनका नाटक देख रहे थे। तुगलक को जकड़े नुसरत ने विजय से कहा, यह तो गलत बात है गुरु, तुम बीच में क्यों आए? जाती जो कर रहे थे तुम। मुस्कुराते हुए विजय ने रिवॉल्वर जेब में रख लिया। तुम तीन, विकास अकेला। अब ठीक है, तुम दो हम दो, हो जाए मुकाबला। अजीब ठेंगा। नुसरत के बंधन में जकड़ा हुआ तुगलक बोला, जिसके लिए आए थे उसे तो हाथ ही ठंडा कर दिया तुमने। समझ गया, नुसरत ने कहा, और एक साथ दोनों ने खिड़की की तरफ जंप लगा दी। उनका इरादा विकास भी भाग चुका था, झपटा भी, मगर नुसरत तुगलक एक ही कमान से दागे तीरों की तरह हवा में लहराते हुए खिड़की पार कर गए थे। उनके पीछे झपटना विकास ने भी चाहा, मगर विजय ने कहा, ठहरो दिल जले। विकास छिटका। उन्हें पकड़ने का ख्याल दिमाग से निकाल कर पलटा। भागने में नंबर वन है वे। विजय बोला, हाथ नहीं आएंगे। आप यहाँ कैसे पहुँच गए? आकाशवाणी हुई थी कि विजय प्यारे खतरे में हैं, शिष्य तुम्हारे। मुझे मालूम है। जिस सवाल का जवाब आप ना देना चाहे, लाख सिर पटकने के बावजूद नहीं देते। उसे घूरता हुआ विकास कहता चला गया, वैसे क्या आपको मालूम था कि यहाँ नुसरत तुगलक से टक्कर होगी? 16 आने मालूम था। कैसे? आकाशवाणी। वकरा की लाश पर दृष्टि टिकाए विकास विजय की बात काट कर बोला, उम्मीद है अब आपको आईएसआई से आरजू के खतरे का अंदेशा नहीं होगा। कारण? कम से कम राजनगर से इनका सफाया हो चुका है। और वो तुम्हारे ताऊ जो घुस गए हैं राजनगर में, नुसरत तुगलक। आईएसआई नामक पूरी संस्था से ज़्यादा फितरती हैं वे। क्या उनसे भी आरजू को खतरा है? अगर नहीं चमक रहा तो मोतियाबिंद उतर रहा है तुम्हारे दिमाग की आंखों में। विजय कहता चला गया। ज्ञान चक्षुओं का चश्मा लगाकर देखा जाए दिल जले तो शरबती आंखों वाली आईएसआई की नहीं, पूरे पाकिस्तान की आंखों की किरकिरी बन गई है। बहरहाल, पहले उसने श्रीसागर में उनके मिशन की मट्टी पलीत की, और अब उसी के कारण राजनगर से तुमने उसका सफाया कर दिया। कुछ देर तक चुप रहा विकास, केवल देखता रहा। फिर बोला, बाहर के दुश्मन से विकास न कभी डरा है न डरेगा, बल्कि वे ही खौफ खाते हैं आपके बेटे से। मगर अटक क्यों गए? एक एक शब्द पर जोर देते विकास ने, घर के दुश्मन से निसंदेह डरता हूँ। तुम तो प्यारे पहेलियों में बात करने लगे। कौन घर का दुश्मन? आप, उसने साफ कहा। हम? विजय इस तरह उछला जैसे वाकई पहली बार समझाओ कि विकास किसके बारे में बात कर रहा है। क्या आप बात कर रहे हो दिल जले? हम और तुम्हारे दुश्मन? ज़रूर किसी गलत फैमिली के शिकार हो गए हो। कसम से तुम्हारी तरफ भैंगी नज़र से देखने वालों की आंखें बटन न बना दें। तो विजय ठकुराए नहीं हमारा नाम। नमूना इस लाश की शक्ल में देख ही रहे हो। 2 नमूने साले भाग गए। इस मायने में दुश्मन नहीं कहा आपको, मालूम है? आप मुझे मरने नहीं दे सकते। तुम्हारी बात को समझने से पहले तो मियाँ बात के मायने समझने पड़ा करेंगे। किस मायने में दुश्मन कहाँ हमें? विजय के बेहद करीब आकर बड़े ही भावुक स्वर में बोला विकास, गुरु, हो जाओ शुरू। आरजू को अपना क्यों नहीं लेते आप?
विकास ने करुणा भरे जिस अंदाज में और जितने प्यार से ये बात कही थी, उसने सपका कर रख दिया विजय को। मगर अगले पल खुद को पूरी तरह नियंत्रित रखे बोला, हम भी कुछ उगले दिल जले, क्या कहना चाहते हैं? विजय ने एक ठंडी सांस खींची, चहलकदमी की, विकास की तरफ पीठ फेर कर डबडबा आए उन आंसुओं को छुपाया जो विजय की असीमित क्षमताओं को लांग कर लाख रोकने के बावजूद उमड़ आए थे। जेब में हाथ डाला, सिगरेट का पैकेट और लाइटर निकाला। गुरु, विकास चौंका। आप और सिगरेट पी लेते हैं, कभी कभी पी लेते हैं। विजय अपने आंसुओं को पीने की कोशिश करता हुआ बोला। नहीं, विकास चीखा, मैंने आपको कभी सिगरेट पीते नहीं देखा, तो आज देखो। कहने के साथ उसने लाइटर ऑन किया, सिगरेट सुलगाई। गुरु, हैरत में डूबा विकास उसके सामने आ खड़ा हुआ। ये क्या है? आंसुओं को पूरी तरह पी चुका विजय लाइटर ऑफ करने के साथ होठों पर अपनी सदाबहार मुस्कान बिखेरता हुआ बोला, हैरत के सागर में गोते लगाने की ज़रूरत नहीं है प्यारे। काले लड़के से पूछना, दिमाग जब ज़्यादा झंझनाने लगता है तो एका सट्टा खींच लेते हैं। तो इस वक्त दिमाग झंझना रहा है आपका? कोशिश की थी झंझनाने की, हमने साले के हाथ में झुंझुना पकड़ा दिया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं भस्मासुर के अगले भाग में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।